नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आपके अपने YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारी में एक रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले जो मैंने चैप्टर बनाया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कारक, मारक और बाधक। तो इन्हीं विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली है या आपके परिवार में किसी की कुंडली है तो उस कुंडली को आप पहले से खोल लीजिए, खोल करके रख लीजिए, निकाल लीजिए। आपको मैं बताऊंगा, और एक बहुत ही रोचक सूत्र जो मैं अंतिम में बताऊंगा कि आप अपने पूरे परिवार का विचार आप अपने ही कुंडली के द्वारा कैसे करेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे कि हमारे परिवार में हमारे द्वारा हमारे संबंधियों को क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। यह भी बहुत रोचक जानकारी मैं अंतिम में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। न जाने क्या हम भी बोल जाएं, हमको भी पता नहीं होता है कि हम क्या बोल गए, क्योंकि चैप्टर कुछ और बनाते हैं लेकिन बीच में अगर कोई जानकारी और हो जाती है तो उसको बता ही देते हैं। और जो लोग जो जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं, देख सकते हैं बढ़ा करके। वैसे मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कुंडली में कारक ग्रह कौन होते हैं और इनका कारकत्व क्या होता है, क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम ले लेंगे भाव चक्र। कुंडली का ये भाव चक्र आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं लगन। लगन चार्ट में आप देखेंगे तो इसमें आपको देखना है कि आपके इस पहले और पाँचवें और नवें, इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। पहला, पाँचवा और नौवां, ये होता है हमारा त्रिकोण। ठीक है। तो इस त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कारक। जिसमें आपका जो ये पहला वाला घर है, ये त्रिकोण और केंद्र दोनों है। ये चार भाव जो हैं ये केंद्र हैं, जिसमें पहला और चौथा, सातवां और दसवां, ये आपको जो दिख रहा है इसमें, ये आपका केंद्र है। तो ये केंद्र स्थान हो गया, ये त्रिकोण स्थान हो गया। तो इसमें पहला केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो इसलिए इसको हम लग्न कहते हैं। ये हमारा भाव जो होता है ये लग्न होता है। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। आपको समझाने के लिए हम एक कुंडली बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक, चलिए मीन लगन की कुंडली ले लेते हैं। अपनी ही कुंडली हम ले लेते हैं। ऐसे आप देख लेंगे तो आपके भी कुंडली में कोई न कोई संख्याएं लिखी होंगी। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लिया है मीन लगन की कुंडली। तो आप भी देखेंगे तो इसी प्रकार से आपकी कुंडली में भी कोई न कोई संख्याएं लिखी होंगी। तो हमको समझना है इसमें कारक कौन होगा। तो पहला तो हम देख लें, तो पहला जो हमारा लग्नेश और कारक है वो दोनों कौन है, 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 12 नंबर गिनती का स्वामी मैंने अगला वीडियो बनाया है तो उसमें बता दिया है कौन है, उसको देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप देख लेंगे तो इसका स्वामी जो कारक ग्रह पहला आया वो आया गुरु। ठीक है। और दूसरा कारक ग्रह जो आएगा उसको भी हम नोट करेंगे। तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 4 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा है, चंद्रमा। तो दूसरा हमारा कारक कौन ग्रह हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। अब फिर यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो यहाँ 9वें घर में जो हमारा है, मैंने बता दिया है त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं वही कारक ग्रह होते हैं। तो 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो अब हम देखेंगे 8 नंबर
गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है, तो वो है मंगल प्लस मंगल। अब आप समझ लीजिए कि ये 3 ग्रह आपके कारक हो गए। कारक में कौन आया, पहला तो गुरु जो लग्नेश भी है, और दूसरा चंद्रमा आ रहा है जो आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, 4 नंबर की गिनती है, मतलब केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। और जो तीसरा हमारा है 9 घर का स्वामी, 9वें हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। 8 नंबर की गिनती मंगल की होती है। तो 8 नंबर की 1 और 8 इन दोनों घरों का स्वामी जो है वो मंगल है। तो इसमें 3 ग्रह हमारे कारक निकल के आए। कारक ग्रह हमेशा आपको शुभता ही प्रदान करने वाले होते हैं। अब आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टोन आदि अगर पहनते हैं तो इन्हीं ग्रहों के लिए पहनते हैं। खासकर इनको देखना पड़ता है कि जो कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां भाव होता है, ये प्रायः अशुभ माना जाता है। तो इसको देख लेंगे कि इसमें न बैठे हों और कहीं थोड़ा बहुत अशुभता प्रदान करते हैं तो उनका स्टोन हमको पहनना होता है। कुंडली में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सारी चीज़ों को देख करके ही आप कंसीडर करेंगे, यानी थोड़ा बहुत जानकारी करके नहीं करेंगे, अन्यथा लागू नहीं होगा। तो आप सोचेंगे कि ये जानकारी हमको लगता है कि कारगर नहीं, यानी ज्योतिष को आप अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज्योतिष को पहले पूरा सीखिए। किसी एक सूत्र को ले करके ही आप कोई निर्णय ना करें, अन्यथा वो सूत्र उतना सटीक नहीं बैठ पाएगा और लागू भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे पहले ही बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे जहर ही है, तो जहर हमेशा मारने का कार्य ही नहीं करता है। जैसे अभी मैं मार्केस बताऊंगा और प्रबल मारे बताऊंगा, लेकिन इसका मैं इसीलिए उदाहरण बता रहा हूँ कि कोई भी वस्तु जो होती है वो हमेशा नुकसान ही नहीं करती है, कभी कभी वो फ़ायदा भी हमको करती है। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर हमको कुछ मात्रा में उसी पॉइजन का भी प्रयोग करवाते हैं, खिलाते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं जो अच्छी अमृत तुल्य वस्तुएं हैं वो भी अधिक प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं, अन्यथा वो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह ही देती हैं। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुंडली में हमेशा कभी भी कोई ग्रह ना तो शुभ होता है ना ही अशुभ होता है, वो अपने कारकत्व के हिसाब से शुभता अशुभता प्रदान करता रहता है। बहुत सारे सूत्र हैं, पहले आपको उनको सूत्रों को समझने की आवश्यकता है, तभी आप कुंडली पे कोई डिसीजन लें। हमारा यही मत है। बाकी बहुत सारे ज्योतिषी हैं, बहुत कुछ बताते हैं। चलिए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सूत्र है इसमें आता है मारक। ये देख लेंगे, दूसरा नंबर हमारा है मारक। तो हम मार्केश कुंडली में कैसे देखते हैं, तो इसमें हमको देखना ये होता है जो हमारा द्वितीय भाव होता है और सप्तम भाव होता है, इन भावों के जो स्वामी होते हैं वो प्रायः मारक होते हैं। कौन कौन सा भाव? दूसरा प्लस 7वां। ठीक है, इन भावों के स्वामी देखिए, भाव हमेशा यही रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे मीन लगन का लिया है, यहाँ 12 है, लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली होगी तो यहाँ मेष लगन हो जाएगी। तो इसको आपकी कुंडली में कभी भी चेंजिंग रहेगी इसमें, लेकिन उसको नहीं देखना है, आपको भावों को गिनना है यहाँ से। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये, और फिर यहाँ पे 7। तो यानी ये दूसरा और 7वां इस घर के जो स्वामी होते हैं वो मारक कहलाते हैं। वैसे ये अगर देखा जाए तो दूसरा और 7वां, तो ये जो भाव होता है ये मारक हो गया। लेकिन एक आपको महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं, जैसे कुंडली का जो 12वां स्थान है वो व्यय का है, ये खर्चे का बताया गया है। तो यहीं से आप 12वां गिनेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका? तीसरा। ये देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे जो ग्रह बैठेगा उसमें भी मारकत्व तो आ जाता है, वो भी समय समय पर आपको कोई ना कोई परेशानी देगा ही देगा। और जो इधर देख लीजिए, 7वें से
12वां कौन सा होगा? 8वां। तो इसमें भी मारकत्व होता है, यानी रोग बीमारी आदि का, स्वास्थ्य का, जैसे दवाओं पे कैसे निर्भरता है, आगे मैं अभी और चर्चा करूँगा। तो इस पे यानी यहाँ भी जो ग्रह बैठता है तो उसको भी मारकत्व तो प्राप्त हो जाता है, वो भी मारक की श्रेणी में कुछ हद तक होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ें ना समझ में आई हों, हो सकता है बताने में कभी कभी लिखते कुछ हैं और कह कुछ जाते हैं तो आप कमेंट में करके उसको पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप पे आप कभी भी कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप मार्ग ग्रह जोन है वो आप समझ गए होंगे, यानी द्वितीय और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो मार्केश कहलाते हैं। लेकिन मार्केश का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा मारेगा ही, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि समय समय पर, हाँ, समय जब पूरा होगा तब आपको वो मृत्यु भी देगा, लेकिन कष्ट देता रहता है, अपनी दशा अंतरदशा में कष्ट देता रहता है। मान लीजिए अब यहाँ पे मंगल आपका देख रहे हैं कि मार्केश भी आ रहा है, और इधर अगर देखेंगे तो आपका ये स्वामी भी है त्रिकोण का, यानी ये आपका थोड़ा सा देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये आपका कारक भी है। तो यानी अब ये धन भाव, यहाँ से धन का विचार भी किया जाता है और यहाँ से पत्नी का भी विचार किया जाता है। तो यानी उसको देखेंगे उसमें कितनी शुभता है और कितनी अशुभता है, तो उसी हिसाब से हम उसको जज करेंगे। जैसे 70%, 30% और 50% कितना शुभता देगा, कितना अशुभता देगा, ये चीज़ हम देखेंगे कि वो 70% दे रहा है कि 30% अशुभता दे रहा है या 50% आपको शुभता अशुभता दे रहा है। तो इन चीज़ों को हमको देखना होता है। आगे बताएंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरा वीडियो इस पे हम बनाएंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे कि ये ग्रह जो होते हैं ये मारक कहलाते हैं। अब इसमें हमको प्रबल मार्केश निकालना है, तो हम प्रबल मार्केश किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपको चलिए पहले बता देते हैं इसको। जैसे इसको निकालना है तो आपको कुंडली का पहले देखना है षष्ठम भाव, यानी छठा, सातवां, आठवां और एकादश और द्वादश यानी 12वां, इन भावों को देखेंगे। छठा, सातवां, आठवां और 12वां, इन भावों को देखेंगे और फिर इन भावों के स्वामियों को देखना है आपको। जैसे यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, कौन हो गया? 6 नंबर पे आपके कुंडली में ये जो छठे भाव पे है 5 नंबर की गिनती है। स्वामी कौन होगा? सूर्य। इसको बहुत ही समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद में सातवां ये आ गया, 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। गिन लीजिए, देख लीजिए, मीन लगन में देखेंगे तो 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो इसका स्वामी कौन है? बुध है। मैंने अगले वीडियो में बता दिया है कौन सा स्वामी किसका है, उसको आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। अब उसके बाद में आठवां, ये कौन सा है? 7 नंबर की गिनती है, तो इसका स्वामी कौन है? शुक्र है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, आप नोट करते रहिए अपनी कुंडली में अपने हिसाब से। हम ये मीन लगन की कुंडली में कर रहे हैं, आप अपना स्वयं देख लीजिए। अब फिर यहाँ से चले आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 छोड़ देंगे, 11 और 12 भाव में। तो यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका स्वामी ग्रह कौन है? शनि है। ठीक है, नोट करते रहिए, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। और 11 नंबर ये है 12वें भाव में, तो 11 और 12 यहाँ मैंने लिख दिया है इन भावों में। ठीक है, इन भावों में पड़ने वाले ग्रहों को
देखना है, ठीक है, ग्रहों को देखना है आपको। तो यहाँ फिर शनि आ रहा है, 11 नंबर पे भी शनि आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। और इसमें हमने बताया है द्वितीय और तृतीय, जैसे ये प्रबल मारक भाव है, ये देख लीजिए, द्वितीय और तृतीय, इसके स्वामियों को भी आपको देखना होता है। तो यहाँ एक नंबर का स्वामी मैंने बता दिया है, मंगल है, ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया है इसको। तो ये हो गया मंगल। और 2 नंबर ये है, इसका स्वामी फिर हो गया शुक्र। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी गिनती रिपीट हुई है, 2 बार कौन सी आई है। तो सूर्य तो एक ही राशि का स्वामी है, इसको छोड़ दीजिए। बुध का देखेंगे तो केवल बुध की 3 6 है, तो यहाँ फिर ये कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, और यहाँ 7वें घर में। तो यानी इसको भी हटा दीजिए, सूर्य को भी हटा दीजिए, शुक्र को ले लीजिए। इसकी 7 और 2 नंबर की राशि शुक्र की ही है। तो पहला कौन सा आ गया, 1 नंबर शुक्र। ये हो गया आपका प्रबल मारक। और दूसरा देखेंगे, शनि भी 2 बार आ रहा है। जैसे देखिए, एकादश द्वादश भाव दोनों का स्वामी शनि है। तो इस कुंडली के अनुसार 2 ग्रह जो हुए ये प्रबल मारक हुए। अब इसमें देख लीजिए, जब भी ग्रहों की दशा अंतर्दशा होगी तो शनि का शुक्र में और शुक्र का शनि में बहुत ही ज़्यादा मारकत्व। तो अब ये समझ लीजिए, इतना प्रबल मारक हो जाएंगे। इस समय आपको अगर ईश्वर बचा ले तभी आपको बचना है, अन्यथा फिर समझ लीजिए कि बहुत ही कठिन है। तो ऐसे में इनका उपाय कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कारक ग्रहों का हम रत्न पहन लेते हैं, और जो अन्य प्रकार से अशुभता हमको प्रदान कर रहे हैं उन ग्रहों का हम जप और दान आदि करते हैं। अब जो मैं अंतिम बताने जा रहा था, बाधक ग्रह, कुंडली में ये बातें जल्दी से कोई नहीं बताता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप राशियों के स्वामियों का नाम जो मैंने अगले वीडियो में बताया है उसको याद कर लेंगे। उसके बाद में मैंने चर स्थिर द्वा स्वभाव भी बताया हुआ है, उसको भी उसी हिसाब से याद कर लेंगे। आइए तब तक बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको कि इसको जानना कैसे है। तो पहले ऐसे क्रम से गिनतियाँ लिख लीजिए, 1 2, मैंने उंगलियों पे बता दिया है, आपको याद करना। ये पुनः दूसरी विधि में बता रहा हूँ, और 3, ठीक है। और फिर यहाँ लिख लीजिए 4, चलिए देखिए, फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे लिखिए, इस क्रम में आपको लिखना है 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2, और फिर 3, ठीक है, और फिर यहाँ ऊपर आ जाइए 4, और फिर इधर आ जाइए 5 6, ये दूसरा मैं विधि बता रहा हूँ। और फिर आपको इसी प्रकार से क्रमशः 7 8 9, और फिर यहाँ 10 11 और 12, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। राशि के स्वामियों को मैंने बता ही दिया है कौन सा है, किस राशि का स्वामी ग्रह है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिख लेना है चर, और फिर इसके बाद में स्थिर, और यहाँ पे आपको लिख लेना है द्व स्वभाव, ठीक है। अब इसको आप इसी हिसाब से कर लेंगे, इसको बहुत ही समझने की ज़रूरत है। बाधक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में बाधक ग्रह कौन सा है। जो मैंने रोचक सूत्र बताया था वही रोचक सूत्र है ये। अब 1 4 7 और 10 ये हो गई चर, और 2 5 8 11 ये हो गई स्थिर, और 3 6 9 12 ये हो गई द्वा स्वभाव। अब इन राशियों को पहले जब आप याद कर लेंगे तब आपको बड़े आसानी से यह सूत्र समझ में आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए 1 4 7 और 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आप क्या समझेंगे कि ये चर राशि है। और जब कोई ग्रह चर राशि में बैठा होगा आपकी लगन कुंडली में, तो वो
आपकी कुंडली से यहीं से गिनेंगे तो इन राशियों में बैठा ग्रह जो होता है वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इन राशियों में जो बैठा ग्रह होता है यानी चर राशि में जो ग्रह होता है आपकी लग्न कुंडली में, जैसे यहाँ मान लीजिए आपके 1, 4, 7 या 10 नंबर की गिनती है तो वहाँ से जो 10वां घर होता है, 10वां घर गिनेंगे यहीं से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी यहाँ पे जो ग्रह है वो आपका बाधकेश हो जाएगा, यानी उसको बाधकेश कहेंगे। इस कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की गिनती है, लेकिन ये चीज़ें इसमें लागू नहीं होंगी क्योंकि ये आपको जानना है पहले कि ये राशि कौन सी है जो लिखी हुई है। चलिए इसी से उदाहरण के तौर पे आपको समझा ही देते हैं। जैसे मान लीजिए मीन लगन की कुंडली है तो यहाँ से हमको बाधकेश जानना है, तो आप यहाँ क्या जानेंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो स्थिर है, स्थिर का 9वां घर और द्वा स्वभाव से 7वां घर, ठीक है, 7वां घर जो पड़ेगा वो बाधकेश होगा। तो हमारी ये पहले देखना है, जैसे चर स्थिर द्वा स्वभाव, चर स्थिर द्वा स्वभाव जो राशियाँ ये लिखी हुई हैं इसको आप देख लेंगे। तो इसको देखना कैसे है, अब मीन लगन की कुंडली से आपको समझना है। तो यहाँ देखिए 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 3, 6, 9, 12 यानी बुध और जो गुरु हैं ये राशियों के स्वामी होंगे, तो ये बाधकेश होंगे, ये बाधकेश होंगे कहाँ, 7वें घर में। यहाँ से अब आपको गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी ये 7 नंबर 7वें घर में आप देख रहे होंगे, तो 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, ठीक है। तो बुध ही बाधकेश आएगा यहाँ पे। बाधकेश कौन है, बुध है आपका, ठीक है। तो आपको ये बाधकेश करता क्या है, जब भी कोई कार्य होगा तो उसमें उस समय थोड़ी अड़चन आएगी यानी रुकावट आएगी, तो इनका उपाय करना चाहिए और आपका कार्य जिससे आसानी से हो जाए। अब इसी में आप अपने परिवार का देखना चाहते हैं या अपने पत्नी का देखना चाहते हैं या संतान का, तो संतान भाव को देख लेंगे कौन सा है, तो ये है। तो यहीं से आप अगर ये लगन है तो आपकी मीन लगन से मैं समझा रहा हूँ, आपकी कोई दूसरी लगन होगी तो उससे आप इसको लिख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने बता दिया है इसको याद करना। तो यहाँ से हमको गिनना है 7, इसमें कौन सी आई है, द्वा स्वभाव राशि बैठी हुई है। अगर 3 होती, 6 होती, 9 होती, 12 होती तो ये चारों गिनतियों का द्वा स्वभाव ही होता। तो ये गिनतियाँ अगर हैं तो आपकी भी कुंडली में कहीं भी अगर मान लीजिए मिथुन है, कन्या है या आपका जो है ये मीन लगन तो ये है ही है, तो इसी प्रकार से अगर ये ऐसी कोई लगन है तो यही घर होगा। तो यहाँ से आपको अगर संतान भाव का विचार करना है, संतान में बाधा कौन ग्रह, अगर आपको लेट से संतान नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आपको यहीं से गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी शनि यहाँ पे देख लीजिए संतान के लिए बाधकेश बन रहा है। 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो कौन हो जाएगा, 10 का स्वामी आपको बता दिया है, स्वामी ग्रहों को उस हिसाब से याद कर लेंगे, शनि है 10 और 11 का, तो यानी संतान का बाधक ग्रह शनि है। शनि का आपको उपाय करना चाहिए। वैसे तो संतान के कारक ग्रह जो कुंडली के हिसाब से हैं वो गुरु बताए गए हैं, तो गुरु और शनि का दोनों का उपाय आपको कर लेना चाहिए, तो आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर पत्नी का अगर हमको करना है तो 1, 2 अगर शादी में रुकावट हो रही है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी इसमें गुरु बृहस्पति भाई प्रबल होगी, तभी अगर बृहस्पति अच्छी है तो शादी हो जाएगी। बाधकेश है तो अगर नहीं हो रही है तो आपको अगर दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हुई है, तब के लिए मैं बता रहा हूँ, तब आपको यहाँ से अगर आपकी मीन लगन है या आपकी मिथुन या कन्या जो भी लगन है जो चर राशि या द्वा स्वभाव के हिसाब से बताया आती है, उसी हिसाब से घर का विचार आपको करना है, तो आपको गुरु का उपाय कर लेना चाहिए, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। अगर आपके धन में कोई दिक्कत आ रही है, आपके व्यापार में, तो व्यापार से आप गिन लीजिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ बुध है। देखो हमारे यहाँ हर तरफ से मीन लगन की कुंडली में बुध ही बाधकेश आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये स्वामी ग्रह बैठा हुआ है, कहाँ का देख रहे हैं आप, केंद्र का, केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। तो इधर से गिनेंगे तो 7 आएगा, इधर से गिनेंगे
तो यहाँ से हमको गिनना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी इसमें हमको व्यवसाय में भी व्यवधान कौन करेगा, वो ग्रह होगा बुध। यानी बुध के शांति का हमको उपाय, अगर हमारा रोजगार रुक रहा है, कहीं से दिक्कत आ रही है, तो बुध का आपको करना है। यानी अगर आपका चर राशि है लग्न, तो चर राशि में 10वां घर का विचार करेंगे, यहीं से किसी का भी विचार करना है। स्थिर में आप 9वें घर का विचार करेंगे, उस ग्रह का उपाय करेंगे, वहाँ से संबंधित कुंडली में आपको पहले अगला वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें बता दूंगा किस से और ग्रह से क्या विचार किया जाता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा ही। तो इसमें और फिर आपको ये मैंने बता ही दिया, इसी हिसाब से आपको करना है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे इस प्रकार से और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें। जो पिछले वीडियो हैं उसमें कुछ वॉइस की दिक्कत प्रॉब्लम आई है, अब ऐसा नहीं रहेगा, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिए जाएंगे जिसमें आपको समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अन्य लोगों में शेयर भी करें, कमेंट में करके कमेंट में बताएं कि ये जानकारी कैसी लगी और इसमें क्या सुधार हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बताएं। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।